और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। Harda MLA who's joining us on the phone line. दोगने साहब, और क्या जानकारी दे सकते हैं आप हमें? ये पूरी फैक्ट्री इतना इंटेंस ब्लास्ट हुआ है, डेथ टोल भी ऊपर जा रहा है, काफी घर भी जल चुके हैं, और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे उस आजू बाजू कॉलोनी थी, तो कॉलोनी के सभी घरों में नुकसान हुआ है, टूटे हैं घर और घायल भी हुए हैं। बाहर से निकलने वाले फैक्ट्री के आजू बाजू जो लोग निकल रहे थे, रास्ता है, उसमें भी लोग पत्थरों से घायल हुए तो, और करीब 100-150 अस्पताल में भर्ती है, 2 करीब तो यहाँ, और 10-15-20 लोगों की डेथ भी हो चुकी है और भी बढ़ते जा रहे हैं। अंदर कभी खबर नहीं आ रही, तो अभी भी विस्फोट चल रहे हैं, छोटे छोटे विस्फोट हो रहे हैं, इसलिए कोई अभी अंदर मजदूर 100-150 कितने मजदूर थे वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, और उसके कारण भी पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि वहाँ ड्यूटी जो लगाने वाला था वो भी अंदर ही था, सभी अंदर थे, सुबह सुबह का मामला था, इसलिए अंदर की एक्चुअल जानकारी नहीं आ पा रही, पर ऐसा लग रहा है कि 100-150 में होंगे अंदर। जी, तो आप कह रहे हैं मजदूर भी अभी भी ट्रैप्ड है, और आपके हिसाब से अंदर जाना भी अभी डेंजरस है, क्योंकि छोटे छोटे एक्सप्लोजन हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेमेबल मटीरियल वहां पे है जो अभी भी जल रहा है? चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। और क्या क्या मोबिलाइज हो चुका है आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आपको मदद करने के लिए, ताकि ये ब्लेज कंट्रोल में आ सके? जी बिल्कुल बिल्कुल, आजू बाजू से यहाँ मेडिकल अस्पताल में ही हूँ मैं, अस्पताल में पूरी व्यवस्थाएं की है, यहाँ अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं। आजू बाजू के जो हमारे हरदा की जो प्राइवेट अस्पताल है वो लोग डॉक्टर आ गए वहाँ के, और आसपास के जिले से भी आ रहा है, ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके अलावा भोपाल भी व्यवस्था की गई है सीएम के द्वारा, जो मेडिकल कॉलेजों में 2 मेडिकल कॉलेज वो कर दिए गए हैं, और यहाँ से पेशेंट रेफर जो कर रहे हैं वो सीधे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इलाज की व्यवस्था हो रही है। तो इस तरह से चल रहा है। एम्बुलेंसों की कमी है, तो हमने पब्लिक से भी अपील की है कि प्राइवेट वाहन जिसके पास हो, टवेरा हो, दूसरी गाड़ियाँ हो जिससे जा सकते हैं पेशेंट, और उनको लिए हम यहाँ अस्पताल में उपलब्ध कर रहा है, तो वो भी चल रहा है। और इस तरह की बहुत सारी भयानक घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा तो मतलब क्या है, बात करना ही हमारा Good evening. Welcome to Brass Tacks. I'm Zaka Jacob. The Uttarakhand Assembly has brought forth the Uniform Civil Code Bill. While it's being debated in the Assembly, if it is passed, which it will likely tomorrow, then Uttarakhand will become the first state in the country to have a uniform civil code. Now, while this will open a Pandora's box, no doubt, tinkering with personal religious laws, it also does offer some hope. For example, there will be equal rights for men and women, for sons and daughters when it comes to property rights, when it comes to inheritance, when it comes to legal marriageable age. It will be same across the board. Now, one controversial proposal in the Uttarakhand UCC bill has been on live-in relationships. Live-in couples will now have to notify the nearest registrar's office just like married couples do. So then the big question is, will the UCC become a national reality? Will this become an equalizer when it comes to civil laws, personal laws, or will this become a hindrance? समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुमति चाहता हूँ। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से, भाजपा का विचार का मुद्दा है, और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया। They can implement it in BJP rule state.
It will not happen in West Bengal. The unemployment, joblessness, hunger, and the rural distress is widespread in the country. So they want to divert people's attention from these real issues. There are Hindus too who are going to get affected of the joint family. All right, joining us on the big political face-off on the Uniform Civil Code, Uttarakhand is debating it. The Assembly is debating it. Most likely it'll get passed tomorrow. Two former Chief Ministers are joining us. Harish Rawat, former Congress Chief Minister, Trivind Singh Rawat, former BJP Chief Minister. बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश रावत जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। आपको क्या आपत्ति है? ये जो बिल सरकार लेके आई है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार लेकर आई है, उनका मानना यह है कि ये पूरा एक कमीशन उन्होंने बिठाया, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, उनके नेतृत्व में एक कमीशन ने ये सारी चीज़ें जो हैं यूसीसी के साथ जो जुड़े हैं, उन सारी चीज़ों पर उन्होंने पूरे विस्तार से चर्चा की है और उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने आज बिल लेके आए हैं यूसीसी पे। तो आपको और कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है इसमें? हमें आपत्ति नहीं है, हमारे सवाल हैं। सवाल लोकतंत्र में यदि विपक्ष नहीं पूछेगा तो फिर कौन सवाल पूछेगा? हमने पहला सवाल हमारा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा इसका नाम है, हमारे संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका उल्लेख है। वो केंद्र सरकार को ये दायित्व देता है कि केंद्र सरकार इसके लिए कानून बनाने की पहल करेगी, लोगों को सहमत करवाएगी। तो केंद्र सरकार ने इसमें पहल प्रारंभ की, एक बार नहीं 2 बार प्रारंभ की। लॉ कमीशन गठित किया, उससे संस्तुतियां मांगी इस दिशा में, और उसके बाद हाल में फिर उन्होंने कोशिश की। तो क्या कारण है कि केंद्र सरकार ने अपना कानून, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड स्वयं न ला करके इसको टुकड़ा टुकड़ा कानून के अंदर बदल रहे हैं, राज्यों के कानून के अंदर बदल रहे हैं। राज्यों का अपना अपना सिविल कोड होगा क्या? जितने राज्य हैं यदि उतने सिविल कोड बनाने लग जाएंगे तो हमारा पहले केंद्र सरकार से प्रश्न ये है कि क्या इससे कई तरीके की भ्रांतियां पैदा नहीं होंगी? कई राज्य अपने वहां अपना वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए एक सामाजिक एक सोशल ग्रुप के पक्ष में कानून बना करके दूसरे सोशल ग्रुप के उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। नहीं, तो आपकी ऑब्जेक्शन सिर्फ यही है कि केंद्र सरकार को ये बिल लेके आना चाहिए था और बगैर अभी राज्य सरकार लेके आ रही है, सिर्फ यही आपकी ऑब्जेक्शन? जी, हमारा सवाल उनसे है कि आपने ये टोकनिज्म का सहारा क्यों लिया? आप टोकनिज्म के बजाय जो है परफेक्टली, आप संविधान आपको अधिकार देता है तो आप लाते उसमें लेकर के, जो है आप क्यों नहीं लेकर के आए? और आपने टोकनिज्म का सहारा लेने के लिए एक छोटे से राज्य को आपने छांटा। इसके लिए नंबर 1 एक हमारा सवाल है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या इसमें आप, हमारा छोटा सा राज्य है और चारों तरफ से लैंड लॉक स्टेट है हमारी, जो है हमारे नागरिक देश भर में फैले हुए हैं। इसमें जो प्रोविजन, इसका जो कानून लेकर के त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार आई है, उसका असर हमारे नागरिकों के जो चाहे उत्तराखंड में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, उन सबके लाइफ पर पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। सपोज एक उत्तराखंड का व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, वहां वो लिव इन रिलेशनशिप में है, और यहाँ उत्तराखंड के अंदर वो अपने रिश्तेदार की शादी में आता है, अपनी पार्टनर को लेकर के आता है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन यदि नहीं है तो कानूनी तौर पर अपराध होगा। तो उसके इससे दिक्कतें खड़ी होंगी। इसी तरीके के कई तरीके के कानून जो है हम कई तरीके के कानून जो हमारे यहाँ शादी ब्याह अगल अड़ोस पड़ोस में होते हैं, तो उनके ऊपर किस तरीके से इसका असर पड़ेगा वो ठीक है। वो है त्रिवेंद्र जी, ये सवाल का पहले जो सवाल का जवाब है वो दे दीजिए कि हरीश रावत जी और कांग्रेस का मानना ये है कि राज्य सरकार को कोई परमिशन ही नहीं है ऐसे एक कानून लाने के लिए, क्योंकि ये तो संविधान में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये तो केंद्र सरकार को करना पड़ेगा।
आप सिर्फ इस वजह से इसको लेके आ रहे हैं और इस वक्त पे लेके आ रहे हैं क्योंकि चुनाव अभी नजदीक है और चुनाव के माहौल को आपके फेवर में ये कराने के लिए आप एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड जैसे एक राज्य को चुना और राज्य सरकार के दौर पे आप इस कानून को लेके आ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। पहले बात तो मैंने समझा है कि रावत जी को प्रक्रिया से विरोध है, उनका विमत है उससे, लेकिन जो यूसीसी है उससे वो सहमत हैं। तो मैं पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बहुत वरिष्ठ लीडर हैं माननीय हरीश रावत जी, उन्होंने जो आपत्तियां उठाई हैं कि जैसे उत्तराखंड के कोई लोग अगर दिल्ली में रह रहे हैं, वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या वहाँ पर रह रहे हैं, और तो उन पर ये कानून कैसे लागू होगा। मैं समझता हूँ कि अभी तो ये एक्ट बना है, अब उसके लिए आगे चल करके एक रणनीति बनेगी कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो लोग बाहर हैं उनको कैसे उसके दायरे में लाया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि रावत जी भी यूसीसी से सहमत हैं और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से ही इस कानून के पक्ष में रही है और इसकी शुरुआत आज उत्तराखंड से हो रही है। मैं समझता हूं कि कई बार हम कोई चीज़ राज्यों में शुरू करते हैं तो अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब हम एक देश की बात करते हैं, एक विधान की बात करते हैं, तो इससे हमारी जो देश की एकता है वो भी मजबूत होगी और विशेषकर जो महिलाओं पर जिस तरह के अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ जैसा दोहरा व्यवहार होता है तमाम धर्मों में, उससे एक रूपता आएगी और उन महिलाओं को भी जो इसका शिकार होती हैं वो भी निश्चित रूप से अपने परिवार के और देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर लेकिन सकेंगे। त्रिवेंद्र जी, ये काफी सारे लोग, हरीश जी ने भी ये इसका जिक्र किया था कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो क्लॉज है, चाहे वो लोग उत्तराखंड से हो, वहाँ रह रहे हैं या दिल्ली में या कहीं बाहर कोई और राज्य में रह रहे हैं, उनको पुलिस थाने में रजिस्टर करना पड़ेगा, उनको सूचना देनी पड़ेगी पुलिस थाने में। क्यों? अगर दो लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, लीगली मेजर हैं, वो क्यों नहीं एक साथ रह सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले तो पुलिस थाने में नहीं, उसके रजिस्ट्रेशन जहां शादियों के होते हैं, क्योंकि शादी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है और उनको भी वहां पर सूचित करना पड़ेगा कि भाई हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। आज लिव इन रिलेशन को रजिस्टर करने की इसलिए ज़्यादा जरूरत है कि बाद में तमाम तरह के विवाद आज सामने आ रहे हैं, कोर्ट कचहरी हो रही है, मुकदमेबाजी हो रही है, आक्षेप लग रहे हैं, तमाम तरह के इस तरह के केसेज आज सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं, वो इन्फॉर्म कर देते हैं संबंधित अधिकारी को, तो उससे इन केसों को सुलझाने में भी सुविधा रहेगी। इससे उन्हीं को लाभ होगा, उनको जो अधिकार है उस पर कहीं उसका हनन नहीं किया जा रहा है। जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप भी भाई अपने आप को वहां सूचित करिए और आप साथ रह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। हरीश रावत जी, ये लिव इन क्लॉज के अलावा बाकी जो प्रावधान है इसमें, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स या इनहेरिटेंस राइट्स, आदमी और औरत को एक ही राइट होना चाहिए। मतलब जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी बताया, हरीश जी, कि महिलाओं को खासकर ये यूसीसी से फायदा होगा क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स में उनके खिलाफ, चाहे वो हिंदू समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, किसी और समाज के भी हो, उनके खिलाफ काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो खत्म हो जाएगी यूसीसी के बाद। हरीश जी। देखिए, पहली बात तो मैं त्रिवेंद्र सिंह जी से कहूं कि उनके जनसंघ के दिनों से पहले जब संविधान की ड्राफ्ट किया गया, जनसंघ तो 1952 में अस्तित्व में आया जो है, तो जिस समय ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी, ड्राफ्टिंग कमेटी में जनसंघ के लोग नहीं थे। उस समय जो है
कांग्रेस के ही लोग बहुमत में थे और उस समय भी यूसीसी की कल्पना की गई, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में हमारे संविधान के अंदर उसका प्रोविजन किया गया। यहां तक कि 1971 में हमारी नेता इंदिरा जी ने कांग्रेस के लोगों का आह्वान किया कांग्रेस अधिवेशन में, आप इसके लिए वातावरण बनाने का काम करिए ताकि एक यूनिफॉर्मिटी देश के पर्सनल इस तरीके के कानूनों के अंदर आ सके करके। ये नहीं है हमारा सवाल, ये नहीं है कि ये हमारा सवाल ये है कि केंद्र क्यों नहीं लाए। यदि जैसे उन्होंने बताया कि आपका जो ऑब्जेक्शन है प्रक्रिया से है, लेकिन प्रिंसिपल से नहीं है। मेरी पूरी बात को सुन लें जी। दूसरी बात यह है कि हमारा मानना यह है और ये शंका है हमारी, इसका समाधान इनको करना चाहिए। यदि राज्य जो है इसी तरीके से पर्सनल लॉज में हस्तक्षेप करने लग जाएंगे तो राज्यों में इसका दुरुपयोग होने की संभावना रहेगी। तो आप राज्य के बजाय ये कानून, इस अधिकार को केवल केंद्र की सरकार क्यों नहीं एक्सरसाइज? ठीक है, वो बात मान लिया आपकी। मैं एक जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मणिपुर का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। वहां मैतेई और कुकीज के बीच में झगड़ा है और यदि मैतेई डोमिनेटेड गवर्नमेंट कुकीज के ट्रेडिशंस के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए कोई कानून बना दे और पर्सनल यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर बना दे, और तो उससे आग और भड़केगी। और ये किसी भी राज्य में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई भी राज्य सरकार दुरुपयोग कर सकती है, ये संभावना बनी रहेगी। तो इसके लिए हमारे राज्य को क्यों चाटा गया कि हमसे ये शुरुआत हो? बजाय इसके केंद्र इसके लिए कानून बनाता है। क्या आप कैसे इसका जवाब देंगे कि चुनाव के ठीक 2 महीने पहले या 3 महीने पहले एक राज्य को चुना गया, देश के मतलब सबसे छोटे राज्यों में से एक है, उसको चुना गया, ये पॉलिटिकली डिवाइसिव एक चीज लेके आने के लिए। और दूसरी बात, जैसे हरीश रावत जी बता रहे हैं कि देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, अगर राज्य सरकार पर्सनल लॉज में इंटरफियर करना शुरू करेंगे तो फिर उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि लगभग 20 महीने से इस पर चर्चा हुई है, सैकड़ों इसमें मीटिंगें हुई हैं, पब्लिक से के साथ बातचीत हुई है, उनके सुझाव लिए गए हैं और उसके बाद तमाम जो कमेटी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी, एक चीफ सेक्रेटरी लेवल के जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, इस तरह के एक हाई पावर कमेटी या इसके लिए गठित की गई थी। और एक लंबे अध्ययन के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे और वो आज कानून की शक्ल में जनता के बीच में आ रहा है। जहां तक रावत जी का यह कहना है कि भाई देखिए इसको केंद्र को लाना चाहिए था, तो मैं समझता हूं कि एक शुरुआत करके कोई उत्तराखंड की सरकार ने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने एक शुरुआत की है और उस शुरुआत को इसी रूप में देखा जाना चाहिए, सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए और किसी के हितों को नुकसान न हो, इस दृष्टि से जो मैंने इसके बारे में अभी तक पढ़ा है, किसी को कोई नुकसान ना हो, किन्हीं की भावनाओं को कोई आघात ना पहुंचे, उस तरह के प्राविधान इसमें किए गए। अब ये बताइए कि मुस्लिम समाज में जो पुत्र है, बेटा है, उसके विरासतन उसके अधिकार अलग हैं और जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके अधिकार भिन्न हैं। इसी तरह से है कि भाई 8 साल की लड़की अगर माना रजस्वला हो जाती है तो वो शादी के योग्य है, उसकी शादी हो जानी चाहिए, उस पर कोई रोक नहीं लगना चाहिए। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, देश की जनसंख्या की दृष्टि से भी, नियंत्रण की दृष्टि से भी, और दूसरा ये कि उन बच्चों के, उन विशेषकर जो लड़कियां हैं, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनकी शिक्षा की दृष्टि से, उनके सामाजिक उत्थान की दृष्टि से ये बहुत जरूरी जो प्राविधान किए गए हैं, मैं समझता हूं कि वो सही प्राविधान है और
उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है, तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। ओके, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. वी विल सी हाउ दिस प्लेज आउट politically, both in Uttarakhand as well as nationally. Thank you very much for joining us. All right, let's now take a legal perspective on this. We've just had the political face-off between the two former Chief Ministers of Uttarakhand. Geeta Luthra, Senior Advocate of the Supreme Court, will be joining us. Sumit Chandar, Advocate of the Supreme Court, is also joining us. Geeta Luthra, one of the basic contentions against the Uniform Civil Code and the manner in which the BJP governments are going about this is, if it has to be a uniform civil code, it has to be a bill brought in Parliament, it has to be passed by Parliament, it has to apply to every citizen in every nook and corner of this country. Today, if you're going to have states implementing one after another UCC, you're going to have a confusing situation where X number of states will have a uniform civil code and X number of states will not. This process is one that is designed not to have a uniform law across the country. So, to a large extent, this may be correct. I shouldn't be having necessarily a uniform civil code when I am domiciled, and there is no domicile of a state in that sense. You know, you are all residents of one country, and this issue of necessity of domicile in a place to stand for assembly elections in that state had come up in the Supreme Court, and it said, look, you don't need it because you are ultimately all residents of India now, or citizens of India. Now, it's very strange that you will have a UCC in one state and not within the country. So it should be actually a code which should run through the country. Having said that, I must say that there have been legislations, particularly pertaining to women's rights, including, say, court fees or other laws. Maharashtra, Kerala have been forerunner in many cases of women Hindu rights and Hindu women rights rather, and they passed muster. So state legislation on a subject like some aspects of, for example, the law with regard to rights of inheritance, rights of co-partnership, all that had come into being in those states, or law with regard to court fees had come into those in certain states. So there can be a progressive legislation state-wise, but this would be an anomaly. You know, it's not a, I think we should have a healthier tradition. And if you are really bringing something as large as a uniform civil code, which in Sarla Mutkal the Supreme Court said was something which was welcome and that the state center should look at, and I think the Law Commission has said so. So it's not that we are not wanting a minimum uniform civil code. I think what we are looking at is, should something as important as a civil code through the country be there for one state and not in the other. So let me ask Sumit Chandar, you know, the principle of a uniform civil code, particularly when it comes to gender rights, Sumit Chandar, how can you argue for, let's say for example, I'm just using this as an example, a Muslim woman entitled to only 1/4 or 1/8 share of ancestral property, whereas women from other religions are entitled to half, as they should be. They should be entitled as much as the sons get, right? There is inherent discrimination in certain laws which are governed by the personal laws in the case of certain religions. What is the case for retaining those laws?
Because it seems common sense that when most, secular democracies around the world, the United States, the UK, other countries around the world can have a common civil code for all its citizens, irrespective of gender, religion, minority status, etc., why shouldn't India? See, Jacob, it's a very interesting question that you have put in. Now, I do agree, but what you need to keep in mind is that a preamble itself states that we solemnly resolved, and these are the words of the preamble of our country. It clearly states that we solemnly resolved to constitute India into a secular republic. Now, the Indian concept of secularism is based, of course, on the diversity and religion and people. So there is a huge diversity in our country. This is totally different from the very Western model of law, which is based on uniformity. Now, are we duplicating the Western model of law and forcing to implement the laws in total disregard to the very concept of secularism as enshrined in our very preamble? Now, by doing this, are we not attempting to change the very basic structure of our constitution? Now, Jacob, if you remember, the constitutional bench of 13 judges in Keshav Nanda Bharati case had ruled by a 7-6 verdict that the parliament could make laws or amend the constitution so long as it does not alter or disregard the basic structure of the constitution. So is UCC going into that direction or not is still a question to be seen, and quite possibly challengeable again before the courts. Can you explain how a law which is clearly discriminatory, in this case, like I said, for example's sake, for argument's sake, I'm saying property rights for Muslim women. It's inherently discriminatory. No one can argue against it. How changing that and making it equal for sons and daughters, how is that changing the basic structure of the Constitution? Now, the concept of equality is enshrined under Article 14. Yes, correct. It's in direct conflict with Article 25, which preserves the freedom to practice and propagate any religion. Now, if you want to bring equality, is the only way to bring about is through a new law or a UCC? Now, whether it is required or same things can be achieved through various amendments in the existing laws. See, there are practical difficulties. It's not that till the UCC was not applicable or brought about, the laws could not provide the reliefs. Okay. The very case which is famously talked about, the Shah Bano case, in which what had happened was a 73-year-old woman, Shah Bano, was divorced by her husband using the triple talaq. Yes. He said talaq, talaq, talaq 3 times, and accordingly the maintenance was also denied. Now, is it that just because there was a Muslim law inactive, the Supreme Court could not have ruled in her favor or give her the maintenance? No, Supreme Court used Section 125 CRPC, which applies to all the citizens, irrespective of the religion. So, reliefs were being granted even without UCC. And later in 2017, as you are aware, triple talaq was also declared unconstitutional and was removed. So, amendments to the existing laws through the courts, through using the existing laws available. So, your contention is you don't need to bring a UCC for this, you can amend existing laws. But Geeta Luthra, the other problem with the UCC is, one is of course this state by state kind of approach where, you may have 10 states adopting UCC and the remaining 20 not. But more than that, even within that, the UCC, even the one in Uttarakhand, is making exemption for tribals, for example. And Uttarakhand is a state that does not have a large proportion of their population as tribals. I think it's less than 1 or 2%. Whereas there are states where the proportion of tribals is very high, Chhattisgarh, the Northeast. How are you going to have a uniform civil code when some of these large sections of population are going to be exempt or going to be out of the ambit of the uniform civil code? Again, there are large sections, traditional customs in the Northeast, in Kerala. There is matrilineal line of succession. Even property division sometimes happens through the mother's side, not necessarily the father's side. How are you going to account for all of that in a uniform civil code? I believe that the uniform civil code, or what was envisaged as a uniform civil code, was always that you have a core area where you give some equal rights. As you said, rights of inheritance,
it's going against the grain of the religious laws where Muslim women get less equal rights. And of course, Article 14 is paramount, but we have tried to preserve a core religious personal law. So the difference is the two aren't clashing. Article 14 assures equality. Article 25 is just trying to keep diversity of personal laws. Now there are some fields where personal laws have been encroached upon, the Hindu Marriage Act being one. After all, Hindus were also allowed to have polygamy, but it is the Hindu Marriage Act which got rid of it and brought monogamy into the picture and into the statute. So, of course, all this has to be progressive, taking Article 14 into account. At the same time, there may be some core religious practices that we can't impinge upon. Can I impinge on the fact that somebody wants to have Saptapadi before the sacred fire and invocation before the sacred fire and do the 7 steps as would be done before a Pandit? I'm not going to encroach on that. I may have a minimum uniform civil code, but I preserve some aspects of religious law, and that's what there is, unity in diversity. But at the same time, say succession rights, rights of monogamy, all these are being sought to be given because of Article 14 and 15. And that's why this concept of having a core uniform civil code which will take care of these. So Sumit Chandra, how do you again, how do you argue against having a law that bans polygamy for all religions, a law which says the age of marriage should be the same across all religions, whether you're a Hindu boy or a Muslim boy or a Hindu girl or a Muslim girl, the age, the legal age where you can get married should be the same. It cannot be different just because your religion is different. How do you argue against that? Because that is a progressive law. Jacob, 2 aspects to that. One, you are only taking certain provisions and talking about that. It creates a different image altogether. Secondly, why are we only talking about the Hindu law and the Muslim law? There are other laws as well which are going to get affected. The Indian Christian Marriage Act, for example, 1872, has no provision for divorce. The Anand Marriage Act, which is applicable to the Sikh community, has no provision for divorce or adoption. Now, there are other religious or specifically local acts for each community which has provided them with certain laws and also at the same time given certain rights which are otherwise not available to the others. Now, are we, by infringing through UCC, are we going against the very secularism which is given in the preamble of the Constitution? Now, keep in mind, it is not one of the articles in the Constitution. It is the basic structure given in the very preamble which uses the word secular. No, but now the Indian concept of secular. Can you again, I keep coming back to this, by allowing, let's say for argument's sake, the Christian Marriage Act and the Anand Marriage Act that you cited, by giving rights, equal rights to Christian women and to Sikh women to divorce their partners in case of the marriage is incompatible, and this is applicable to people across religions, how is that affecting India's secularism? How is that affecting the basic structure of India's constitution? How? No, so you need to understand again, going back to the what Article 25 speaks about, which preserves the freedom to practice and propagate a religion in the manner they wish to. Over a period of years, this provision or this practice of certain sects and certain religions of the country are being practiced and professed in a certain manner. The Constitution of India allowed them to do so. That is how we remain secular as a country. We remain giving respect to every religion. Sikhs, Christians, Muslims, every religion was given their own
freedom to practice in Mr. the manner Chandra, they want. I think So that now that by would be interfering best into that, restricted to, you know, religious practices, rituals, etc. I don't think by denying Christian women or Sikh women or even Muslim women for that matter the same divorce and alimony rights as, let's say, Hindu women have. I don't think that's ultra virus of Article 25. I don't think that goes against Article 25 in any way. Jacob, unless, of course, the state intends intends to trample upon religious practices. Anyway, be that as it may, I have limited time. Thank you very much to both Geeta Luthra and Sumit Chandra. Let's see how this acts through the course of the other states. Already we are hearing word from Rajasthan that they might consider bringing in a bill. Maharashtra is also talking about a bill. But I do agree in principle that a uniform civil code should be uniform across the length and breadth of the country. You cannot have 10 states with a UCC, one version of UCC, and then 10 states not having a UCC, because that's only going to be a recipe for confusion and disaster. So we'll take a quick break here on the program. When we come back, it's the road to 2024, and it is clearly the BJP in pole position, but can the India alliance catch up? Yes, in Bengal they'll be fighting alone, most likely in Punjab they'll be fighting separately, but what happens to some of the other states? At the Lokmat National Conclave, for which CNN News 18 was channel partners, we sat down with two young, very articulate and very well-spoken faces and leaders of the opposition. Sachin Pilot of the Congress Party and Priyanka Chaturvedi of the Shiv Sena. That conversation from the Lokmat National Conclave right on the other side of this quick break. The ED says this is not the first, second or third, this is the 10th summons that's been issued to Mr. Soren. If he has nothing to hide in the land scam, in the mining scam, why does he just not show up? Temple is not being built on a disputed structure. The temple always existed there. The deity was displaced and that mandir was defaced and mutilated. Every sign of a mandir could have been wiped off, but they kept it. Your leaders may have camaraderie and respect for each other, but for the average public, this is not two allies. At least the parties have to accept today, whatever their differences may be, but that larger message is in tatters. Soren decided to evade the summons, not for the first time, not for the second time, not for the third time, not for the fourth time, not for the fifth time, not for the sixth time, not for the seventh time, but for the 8th time, viewers. Presented by. हमको तो ये हालत है हमारी देख के तो. Right, so the public has also been appealed to so that they can mobilize their resources as well to help the administration. एक green corridor भी बना है हरदा से लेके भोपाल तक. कितना टाइम लगता है अगर यहाँ से पेशेंट्स ले जाने हो भोपाल के लिए, दोगने साहब? नॉर्मल टाइम 3 से 3.5 घंटा लगता है. अगर ग्रीन कॉरिडोर बन गया होगा, अगर मुझे आइडिया नहीं है, पर बन गया होगा तो वो 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे में पहुंच सकती है एम्बुलेंस. अगर 150 किलोमीटर है यहाँ से भोपाल. जी, सो 2.5 और 3 घंटों के बीच में अगर ग्रीन कॉरिडोर बन गया है, जो भी पेशेंट्स हैं वो हरदा से भोपाल पहुंच सकते हैं. ये इस फैक्ट्री के बारे में बताइए. आपके एरिया में जो ये फैक्ट्री थी, आप कह रहे हैं बहुत सारे मजदूर यहाँ काम करते थे. यहाँ पे ये कोई सिक्योरिटी, ये सेफ्टी लैप्सेस हुए हैं इस फैक्ट्री से? क्योंकि इतनी बड़ी घटना, इसका ये मतलब है कि वो जो मटेरियल है जिससे ये फायर क्रैकर्स बनाते थे वो ठीक से स्टोर नहीं किया गया था. बिल्कुल बिल्कुल. और रेडी फटाके भी थे ना, रेडी फटाके भी थे, गोडाउन भी था वो, और आजू बाजू कॉलोनी लगी है. वो नाम के हिसाब से तो उसका एक भी नाम पूरा नहीं कर रहा वो एरिया जो जहाँ ये फैक्ट्री है. पर पता नहीं कैसे चल रही थी. और इस पे 2 घटनाएं पहले भी हो चुकी थी. हम लोगों ने पहले भी शिकायत की इसको हटाया जाए, उसके बाद भी नहीं हटी. तो ये प्रशासन का भी फेलियर है इसमें पूरा. और निश्चित ये फेलियर के कारण ही घटना हुई है. अगर कभी वहाँ से हटा दिया जाता तो ये इतनी घटना नहीं होती. या टाइम से चेक कर लेते, स्टॉक इतना नहीं होने देते. स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक था, पूरे हरदा में भूकंप जैसी तो स्थिति नहीं है.
हरदा है और हरदा के मकानों की खिड़कियां सब फूट गई हैं, सभी प्राय मकान, और छोटे मकान आजू बाजू की कॉलोनी में तो टूट गए, गिर गए, इस टाइप की चीजें हुई हैं। और गिरने से भी लोग मकान गिरे हैं तो उसमें दब के लोगों भी इंजर्ड हुए हैं। कोई रोड पे चल रहा था तो पत्थर उड़ के गया तो उससे लग के इंजर्ड हुए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी वो घटना हुई है। तो काफी बड़ा हादसा है ये, और शहर के बीच में था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी दोगने साहब, आप कह रहे हैं, एक क्लैरिफाई करने के लिए, कि आप कह रहे हैं ये एक इलीगल फायर क्रैकर फैक्ट्री थी, आपने बहुत सारी शिकायतें की थी इसके खिलाफ, क्योंकि पहले भी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। जी, पहले भी घटना हो चुकी है, पहले भी 2-3 लोग मारे जा चुके, उसमें अंदर विस्फोट हुआ तो जी। और यहाँ एक कॉलोनी और आजू बाजू कॉलोनियां भी हैं, कॉलोनियों में भी ये पटाखे बनाते हैं, घर से भी बना के जहाँ भर के लोग ले जाते हैं, 1-2 किलो ये ले जाते हैं और ले जाके बनाकर घर में करते हैं। तो इस तरह की भी कॉलोनी में भी चलता, अगर वो तो बच गई, कॉलोनी में नहीं फैला, नहीं तो कॉलोनी में फैलता तो हर घर में विस्फोट होता, ये स्थिति बनती। पर इसको ये चल रही है, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं ज्यादा क्या बोल पाऊँ अभी, तो है ना, मैं कल के बाद आरोप लगाऊंगा ये सब चीजों पे, क्योंकि ये प्रशासन का पूरा फेल्यूर है इसमें, पुलिस और प्रशासन का दोनों का फेल्यूर है कि जो इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं और आप लोग अगर कभी देख नहीं पा रहे हैं तो दुर्भाग्य। हम लोगों की शिकायत के बाद भी कार्रवाइयां नहीं हुई है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। Right, so strong charges coming in from the Harda MLA saying that this was clearly an illegal firecracker factory. Despite complaints going to the local administration, no action was taken against this illegal firecracker factory. Also saying that a lot of the homes surrounding the firecracker factory also had inflammable material, and thankfully those did not ignite. But the fact is that there have been several cases in the past as well. That is what Ram Kishore Dogne, the Harda MLA, has pointed out to us. But no action was taken by the local administration when it comes to cracking down on these illegal firecracker factories, especially in Harda. And now, as you can see those visuals on your screen, ladies and gentlemen, an intense blast taking place at this. तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस स्पॉट पर रवाना किया, 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। Harda MLA who's joining us on the phone line. दोगने साहब, और क्या जानकारी दे सकते हैं आप हमें? ये पूरी फैक्ट्री इतना इंटेंस ब्लास्ट हुआ है, डेड टोल भी ऊपर जा रहा है, काफ़ी घर भी जल चुके हैं, और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे उस आजू बाजू कॉलोनी थी, तो कॉलोनी के सभी घरों में नुकसान हुआ है, टूटे हैं घर और घायल भी हुए। बाहर से निकलने वाले फैक्ट्री के आजू बाजू जो लोग निकल रहे थे, रास्ता है उसमें भी लोग पत्थरों से घायल हुए तो, और करीब 100-150 अस्पताल में भर्ती है, 2 करीब तो यहाँ, और 10-15-20 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। Your party who were very uncomfortable with the fact that the top 3 skipped the Pran Pratishtha. Some were very vocal about it. Some of them said this is not going to help us. And then there were Congress ruled states like Himachal Pradesh,
Then there's Telangana, Karnataka. They've come out with their own versions of Ram Mandir that particular day. Pallavi ji, everybody is free to take their own decision. No, you're wrong. Everybody in this country, including my party, is free to decide when and how they want to go and worship. Whether Ayodhya or Tirupati or Vaishno Devi is up to them. You can't mandate. And then आप मुझे सवाल, आप 21 को क्यों नहीं गए? आप 26 को क्यों गए? आपके फलान नेता नहीं गए? आप नहीं गए? ये व्यक्तिगत निर्णय है. अगर हमारे प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जाना चाहता है तो कौन रोक रहा है उसको, और कोई नहीं जाना चाहता तो कौन फोर्स कर रहा है. लेकिन ये डिबेट क्यों बन गया, मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को. और आप इसको इतना लंबा खींचे जा रही है, पता नहीं क्या हो गया. एक मंदिर बना है, बहुत अच्छा है, इतने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और राम कण कण में है, राम हमारे अंदर है. राम एक ही मंदिर में है क्या? इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हो सकता राम नहीं हो तो फिर तो. लेकिन आप ये कह रहे हो साहब वो 12 बजे 21 तारीख को आप क्यों नहीं गए, तो मैं अब हम सब नास्तिक हो गए. डिस्कम्फर्ट इन योर पार्टी. कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है. क्या डिस्कम्फर्ट है? सब डिस्कम्फर्ट आपको रहता है. आप गिनती करते रहते हो, वो गया, वो नहीं गया, उसने ट्वीट किया, वो फोटो खिंचवा रहा है. अरे भाई, भगवान की पूजा है, आस्था का है. मैंने कहा ना, आस्था होनी चाहिए. और इस देश एक धार्मिक देश है, इनकी भावनाओं को समझना चाहिए. उस पर रोटी नहीं सेकनी चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. हर आस्था किसी धर्म का हो, संविधान में लिखा है. और संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है. वो कुरान से, गीता से और बाकी जो ग्रंथ हैं उन सबसे ऊपर देश का आता है, क्योंकि वहां से देश चलता है. उसको उसको फॉलो करना पड़ेगा. और इस देश में छूट हर एक व्यक्ति को है. आप किसको पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, आपके ऊपर है. लेकिन जो अगर आदमी कोई धार्मिक अपना काम करता है उसको करने देना चाहिए. उसको उससे सवाल करना, उसको एक बाध्यता में कर देना. और ये देश, मैंने बार बार कह रहा हूं, इट्स फार मोर बिगर एंड इंपॉर्टेंट देन वन सिंगल आइडियोलॉजी और वन पार्टी और वन लीडर, वन गवर्नमेंट. Okay, 2 quick questions because I know you want to start wrapping up. CAA. Today, Uttarakhand Assembly is going to pass the UCC, not the CAA, the UCC, the Uniform Civil Code. Do you have a problem with the UCC? देखिए, UCC का उस स्टेट में आज प्रावधान आ रहा है. मैंने बिल नहीं पढ़ा है, लेकिन वो स्टेट का है. देश के अंदर क्या ये सरकार करना चाहती है, अभी हमने भाषण सुने हैं, चर्चाएं सुनी हैं, आइडिया सुने हैं, लेकिन जब तक लिखित का प्रावधान नहीं आएगा तब तक हाउ डू आई नो व्हाट दे आर प्रपोजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. And I think it's an agenda of the BJP as a political party, but for the government of the day, what is far more important is to get things under control. Aaj farmers are in distress. Young people are conscious of lack of jobs in this country. There is high inflation. There is now an increasing gap between the rich and the poor. It worries me when I see the difference between a village and a city. The amount of money being generated, the wealth is being handled by limited few people in this country. What is far more important is how the government makes policies for the wealth to percolate down to the bottom of the pyramid. How everybody must have access to good, clean, sanitized healthcare, education, and things that are important for us. I think it's far more important for any government of the day that care about people who are reeling under severe stress. 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में खाना दे रहे हो, पर आप कह रहे हो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, हम विकसित हो जाएंगे. बहुत अच्छी बात है, बट थिंक अबाउट द इंक्रीजिंग गैप. पर कैपिटा हम लोग क्या कमा रहे हैं? Per capita, our income is far lower than any country our size. More important for the government is to focus on economic policies, on youth policies. किसान का बिल आप लेकर आए, 3 काले कानून बना दिए, वापस आप विड्रॉ कर दिया. And Pallavi, the BJP had said, हम farmers की इनकम को डबल करेंगे. I know for a fact, मैं किसानों से बहुत संबंधित रहता हूं, किसी किसान की कोई आमदनी डबल नहीं हुई है. खाद, बीज, बिजली, पानी, तेल, इन सबके दाम बढ़ गए हैं. जो आदमी व्यक्ति 2 बच्चे पाल रहा है, महीने के कमा रहा है 15,000 20,000 रुपए कमा रहा है, वो बच्चों को पाल नहीं पा रहा है. इट इज इंक्रीजिंग डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्ट्रगल इन दिस हाई इन्फ्लेशन एरिया. सो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दैट. आप UCC, CA अब 10 साल से सुन रहे हैं हम लोग. आई थिंक द आइडिया इज टू कीप पीपल्स माइंड्स बिजी इन इमोटिव इश्यूज, कंटेंशियस इश्यूज, so that you won't focus on the brass tacks issues. Okay, let's talk about brass tacks quickly before we start wrapping up. The India front, kahan hai? It went to Bengal. Mamata Banerjee says no seat sharing. Bihar, you lost one ally. ले दे के कहानी इतनी है कि एक हमारे आदरणीय नेता हैं पटने के, बिहार के, उन्होंने 10वीं बार पलटा मारा है. कहानी सिर्फ इतनी है, बाकी तो ये मीडियम हेडलाइन मैनेजमेंट है. इंडिया अलायंस का ये होगा, वो होगा. और अब आप सुनो, आप गणित सुनो. जो इंडिया अलायंस के दल हैं, 24-25 पार्टीज हैं, उन सब पार्टीज का वोट आप जोड़ लो तो 65% वोट है इस देश में. और एनडीए अलायंस के पार्टीज का वोट जोड़ लो तो 35% है. अब मैं बीजेपी का अगर नेता हूं तो मैं तो घबरा जाऊंगा कि यार मैं कितना चला रहा हूं 10 साल से, भाषण दे रहा हूं लंबे लंबे, लेकिन सबका वोट 65% है.
इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का वोट जोड़ लो तो 2/3 बनता है। अब एक अगर एक शांति पल्लवी जी, उत्तेजित ना हो। चुनाव की डेट मुझे मालूम है कब होगी। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम बहुत पुराने चावल हैं राजनीति में, हमें पता है। लेकिन जो हमारे दल हैं, हमारा गठबंधन स्ट्रांग है। हर स्टेट में थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, किसी रीजनल पार्टी है उसको अपना स्पेस छोड़ने में कितनी दिक्कत होगी, आप कल्पना कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय हित में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हम सब लेकर आएंगे। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी कॉन्फिडेंटली दैट एवरी रीजनल पार्टी इन दिस कंट्री हैज हिज ओन स्पेस, एवरी चीफ मिनिस्टर हैज होल रोल टू प्ले, बट नेशनली एट अ पैन इंडिया लेवल the only political party that can take on the BJP at a national pan India level is the Congress party. So India front is alive. India front is alive. We are now talking about seat negotiations as we speak. Very soon we'll decide on which state हम कहाँ कितना चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोगों के साथ चर्चा होगी। थोड़ी बहुत पीड़ा तो हर व्यक्ति को होती है ना, आप देने लें, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट में है उसके लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश में एक बेहतर विकल्प पैदा करने के लिए इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूत है। बहुत जल्द पूरा मसौदा तैयार होगा, सीट शेयरिंग हम फाइनलाइज कर रहे हैं। और आप कितना भी हमको उकसा लो, हम लोग उकसने वाले नहीं हैं। हम लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे, इंडिया अलायंस का गठबंधन होगा और हम लोग 1-to-1 फाइट करेंगे। फिर पब्लिक डिसाइड करेगी, अंत में जनता जनार्दन है। ये लोग जो निर्णय लेंगे सर माथे पर रहेगा, जो भी डिसाइड करेंगे हमको एक्सेप्टेबल हो। तो बस 2 सवाल छोटा छोटा, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहोगे? दूसरी बात, कैन यू एवर बी द फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी? आप आई ऑलरेडी एम अ फेस, मेरे को पार्टी ने क्या नहीं दिया। व्हाई नॉट यू बी द प्रधानमंत्री का चेहरा? उसके लिए बहुमत तो है, पहले बाद में बनेंगे ना सीएम पीएम। तो मतलब आप रेस में हो? क्या है, आप रेस में हो? मैं तो रेस में, पार्टी को जिताने की रेस में हूं। जब हमारे कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ममता बनर्जी ने कहा कि आप पीएम कैंडिडेट बन जाइए, खड़गे साहब ने क्या कहा? किसको बुरा लगता है पीएम कैंडिडेट बनना? खड़गे साहब ने कहा साहब मैं पद के लिए नहीं भाग रहा हूं, देश को बचाना है, मैं चाहता हूं पहले हम चुनाव जीत जाए, उसके बाद कौन किस पद पर बैठकर देखी जाएगी। तो वो हमारी धारणा कांग्रेस पार्टी की है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का पद लोग परोस रहे थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं बनना, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे। तो ये आप प्रोजेक्ट करते हो कि सब लालची हैं, पद के लिए भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। राजनीति जीत के लिए होती है, लेकिन हर व्यक्ति पद के लिए मर रहा है ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको, पार्टी में क्या पद किसको मिलेगा ये निर्णय पार्टी डिसाइड करती है। मुझे काम दिया, मैं दिल्ली में रहा, मैं राजस्थान का अध्यक्ष रहा, मैं जयपुर में रहा, मैं पार्टी में रहा, मैं सरकार में रहा, आज मैं पार्टी का महासचिव हूं, मुझे एक इंपॉर्टेंट स्टेट की जिम्मेदारी दी है। मेरी जिम्मेदारी आज है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर करना है, दैट इज माई टास्क। उसके अलावा मुझे जहां पे आप जानते हैं मैं फौज में हूं, और एक फौजी का दायित्व बनता है जो ऑर्डर मिल गया कदम ताल करते हैं उसको पूरा करना है। तो पूरा करेंगे, जीतेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें लोगों का मन जीतना है, फिर वोट जीतना है, और फिर जनता की सेवा के लिए काम करना है। Whether you are 2 or 20 or 200, the opposition should be respected. Just yesterday in Parliament, when the Prime Minister spoke, he was very attacking towards the opposition and said that your numbers, he basically indicated that your numbers could go down in the next elections. He predicted for the very first time that the BJP could win 370 plus and the NDA could get 400 plus. I want to ask you, as a prominent voice from the opposition, where do you think the opposition's fight is today as far as the next general elections is? How confident are you of the fight today, because there is a joint India alliance as well? How confident are you of the fight that the opposition can put up? So firstly, with regards to Prime Minister's statement, 2 things I'd like to say. Thankfully, Nirmala Sitharaman ji ने अब तक सपनों पे GST नहीं लगाया। Thankfully, ये आइडिया कहीं मैं ना दे दूँ कि अब इस पे भी टैक्स लगा दीजिए, GST के दायरे में लाना चाहिए, पहले तो। दूसरी बात ये होती है, इस कॉन्फिडेंस से बोला है, सुपर कॉन्फिडेंस से बोला है, तो कहीं ना कहीं जो सवाल लोगों के मन में उठते हैं, ईवीएम की सेटिंग हो गई है। क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं कोई प्रधानमंत्री की तरह विजनरी शायद कम होंगी। इस प्रधानमंत्री जी की विजन ज़्यादा है, 370 का उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला है। तो मैं बस यही कहूँगी कि हाँ, हमें कॉन्फिडेंस से ज़्यादा जनता पे पूरा भरोसा है कि जनता देख रही है कि कहीं ना कहीं जो मापदंड 2014 में जो वादे देश की जनता को किए गए थे और जिनको 4 पिलर्स बनाकर अभी ला रहे हैं। आपको याद होगा बहुत हुई महंगाई की मार, आपको याद हुआ बहुत हुआ भ्रष्टाचार, आपको याद होगा बहुत हुआ नारी पर वार, बहुत महंगाई की मार और भ्रष्टाचार पर वार और व्हाटएवर। ये चारों चीजें फिर से एक नए रूप में आ गई है